मीटिंग का समय हो चुका है साथियों। आई थिंक आई शुड स्टार्ट। साथियों नमस्कार, मैं लाइफ कोच कुमार मेटांगे और आप सभी लोगों का आज के इस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में तहे दिल से, दिल के गहराई से आर्थिक स्वागत। दोस्तों, मैं मैनेजमेंट को तहे दिल से थैंक्स कहना चाहता हूं, जिन्होंने आज मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, मुझ पर जिम्मेदारी दी कि आज का बेसिक ट्रेनिंग बिजनेस डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, उसके लिए जो बेसिक चीजें जरूरी होती है, जो बेसिक ट्रेनिंग इंपॉर्टेंस है, वो आज मुझे आपके साथ शेयर करना है। इसके लिए मैं तहे दिल से मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। आज का ये जो सेशन है, ये हम छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए हमें नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बहुत बड़ा आज का एडवांस ट्रेनिंग नहीं होगा, किसी प्रकार की एडवांस बातें मैं नहीं करूंगा। मैं लॉजिकल, प्रैक्टिकल और एक्चुअल जिन बातों की हमें जरूरत है, उन बातों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम सभी लोग वेल्थ जेनिक्स के साथ एक मकसद लेकर जुड़े हुए, एक अरमान लेकर जुड़े हुए हैं, एक सपना लेकर जुड़े हुए हैं। हमारे मन और मस्तिष्क में कुछ ना कुछ हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमें क्या करना है। कोई भी शख्स, मुझे नहीं लगता है कि टाइम पास के लिए वेल्थ जेनिक्स के साथ जुड़ा है, कि हमारे पास चलो लॉकडाउन है, बहुत समय है, बहुत पैसा पड़ा हुआ है बैंक बैलेंस है, चलो टाइम पास के लिए वेल्थ जेनिक्स के साथ हम जुड़ जाते हैं, देखते हैं वेल्थ जेनिक्स क्या है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई लीडर, ऐसा कोई शख्स आज की इस मीटिंग में है या पूरे तमाम वेल्थ जेनिक्स परिवार में। आपके जहन में एक बहुत बड़ी सोच है, मैं जानता हूं, क्योंकि इसी अरमान के साथ मैं भी वेल्थ जेनिक्स के साथ जुड़ा हूं। इसी ख्वाहिश के साथ, इसी ड्रीम के साथ, इसी विजन के साथ मैं भी वेल्थ जेनिक्स परिवार के साथ जुड़ा हूं। तो मेरा और आपका, हमारा अरमान, हमारा ड्रीम कोई अलग नहीं हो सकता है, एक ही है, मैं जानता हूं। सो आज हम लोग जानेंगे, बखूबी देखेंगे कि एक्चुअल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हमें करना क्या है। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, एकदम छोटी छोटी मामूली सी बातें हैं, एकदम नॉर्मल बातें हैं, जिन बातों को हम बखूबी निभा सकते हैं। कोई किसी प्रकार का बहुत ही, कहते ना कि कोई हार्ड वर्क वगैरह नहीं है, बस आसान सी चीजें हैं और बहुत ही मैं डीपली थोड़ा सा समझाऊंगा। और सिर्फ वेल्थ जेनिक्स में हमारी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, इसी टॉपिक पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मुझे पता है आप लोग कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है आप लोग इस तैयारी में बैठे हो कि हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये सोच रहे। बहुत सारे नए लोग इस वीक में, इस 15 दिन के जर्नी में, सफर में, जो हमारा ये वेल्थ जेनिक्स का सफर है, इसमें काफी नए लोग जुड़े हैं, वे लोग भी, और साथ में ऐसे कुछ लोग जो किसी कारणवश सिस्टम के साथ नहीं जुड़ पाए। वेल्थ जेनिक्स परिवार के साथ जुड़ तो गए, लेकिन सिस्टम के साथ नहीं जुड़े कि सीरियसली किस तरह से बिजनेस को डेवलप करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। ऐसे भी लोग आज के इस मीटिंग में हैं, आज के इस बेसिक ट्रेनिंग में। सो दोस्तों, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिजनेस डेवलपमेंट।
द फंडामेंटल, द बेसिक टू डेवलप आवर बिजनेस। सो देखते हैं कि क्या वो बेसिक है। उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, एवं मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मैं आगाह करना चाहता हूं। देखिए, कई बार हमें जब हम सफर करते हैं तो रास्ते में कई बार ऐसे कई लोग हमें मिलते हैं कि वे कहते हैं कि सर जी, कृपया करके उस रास्ते से मत जाइएगा, वो रास्ते में ट्रैफिक बंद है, या वो रास्ते में कुछ खुदाई की हुई है, या वो रास्ते का जो पुल है वो टूटा हुआ है, या रास्ते पर झाड़ पेड़ गिरा हुआ है। कुछ अलग अलग प्रकार के जो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमने उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहने वाले कई लोग हमें मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे लोग हमें गुमराह नहीं कर रहे, वे लोग हकीकत में हमें समझा रहे, बता रहे कि वहां पर जाने से ये हो सकता है, हमें आगाह कर रहे हैं। ठीक तरह से मैं भी आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, जिस राह पर हम लोग निकल पड़े हैं, मतलब वेलजनिस के अलावा मैं बात कर रहा हूं, जिस राह पर हम निकल पड़े हैं, हमारी राह बिजनेस की हो सकती है, ट्रेडिशनल बिजनेस की, हमारी राह जॉब की हो सकती है, छोटे मोटे किसी व्यापार की हो सकती है, या कोई भी हमने जो क्षेत्र चुना है आमदनी के लिए वो हो सकता है। आगाह का तात्पर्य यह है क्योंकि हमने देखा है लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन, लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन चल रहा है, मतलब आसमान से टपका और खजूर में अटका, ऐसी हमारी सिचुएशन हो गई। जो घंटा होता है ना मंदिर के बाहर, घंटा सिर्फ बजते रहता है, हिलते रहता है, लोग बजाते बखूबी उसको, आनंद उठाते हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं कि मंदिर के दरवाजे पर पड़े हुए पत्थर की तक पूजा की जाती है, लेकिन जो घंटा इतना बजाता है, बजता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। ठीक उसी तरह से हमारी सिचुएशन हमारी लाइफ में ना हो, इसीलिए हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग, अर्थात बैकअप प्लान, बी प्लान, प्रॉपर एक प्रोसीजर होनी चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर ऑप्शन होना चाहिए। जिस तरह से योद्धा जंग पर जाता है, हालांकि हमने कहीं जंग के बारे में सुना है, महाभारत और रामायण में तो कहीं जंग हमने देखी है, जो योद्धा किसी एक शस्त्र में निपुण होता है, फिर भी उसी शस्त्र के साथ वो युद्ध नहीं लड़ता, उसके साथ कहीं और भी शस्त्र होते हैं। कहीं इस शस्त्र ने अगर धोखा दिया, टूट गया, कहीं खराब हो गया, तो हमारे पास दूसरा शस्त्र भी होना चाहिए। इसीलिए मैं सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूं कि आने वाला जो वक्त है, जिस सफर पर हम निकल पड़े, उस सफर पे हमें खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में 24 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है। नोबेल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग घरों में बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों को ताले लग चुके हैं। ऐसे में आप मुझे बताइए, आम लोगों की अवस्था क्या होगी? इसीलिए अगर हम लोगों ने अभी प्रिकॉशन नहीं ली, अगर हम लोग अभी वक्त के चलते नहीं संभले, तो आने वाले दौर में संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज इस इंडस्ट्री की जो ताकत है, ताकत को समझने की आवश्यकता है। हमने इस इंडस्ट्री में जो वेल्थ जेनिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने समझा, उसको जाना, उसको पहचाना, उसकी ताकत को हमने समझा। इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया कि हमें वेल्थ जेनिक्स परिवार के साथ जुड़ना है, वेल्थ जेनिक्स परिवार के साथ काम करना है, वेल्थ जेनिक्स परिवार के साथ अपना करियर बनाना है। लेकिन इतनी जानकारी पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि हमें उसका पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री है क्या। मैं आपको बता दूं, ये इंडस्ट्री वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, ध्यान में रखिएगा। और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री में आप
एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट करके काम कर रहे हो, जिसके लिए आपको कोई करोड़ों का कैपिटल नहीं लगा, लाखों का कैपिटल नहीं लगा, सिर्फ कैपिटल लगा तो एक ही कैपिटल लगा, वो आपकी बड़ी सोच, आपकी सकारात्मक सोच, सफलता रखने वाली सोच। यही दुनिया में अगर बड़े बड़े जो सुख सुविधाओं के साधन हैं, बड़े बड़े सुख सुविधाओं के साधन ट्रेडिशनल मार्केट में जो लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन है, उनके पास है, उनके अलावा अगर किसी के पास है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लीडर्स है, जो लोग काम करते हैं, उनके पास है। प्लेन भी है, चॉपर भी है, आइलैंड भी है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें उनके पास है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, हजारों करोड़ कमाने वाले लोग इस इंडस्ट्री में है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा, आपने इस इंडस्ट्री का डिप्लोमा नहीं किया, आपने इस इंडस्ट्री के बारे में स्कूल में पढ़ाई नहीं की, आपने इस इंडस्ट्री के बारे में कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, आपने इस इंडस्ट्री के ऊपर डिग्री नहीं ली, आपने इस इंडस्ट्री के ऊपर कोई पीएचडी नहीं की, कोई इनोवेशन नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई भी एजुकेशन ना करते हुए वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री में आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत बड़ी बात है, तारीफे काबिले तारीफ ये बात है, फक्र करने वाली बात है। एक छोटा सा कंपनी में एक जॉब भी अगर चाहिए तो किसी ना किसी प्रकार का कोर्स करना पड़ता है, आईटी का कोर्स हो या कोई टेक्निकल कंप्यूटर का कोर्स हो या व्हाटएवर, जो भी उससे रिलेटेड कोर्स है वो करने पड़ते हैं। हमने स्कूल की पढ़ाई की, हमने कॉलेज की पढ़ाई की, हमने डिग्री डिप्लोमा, हमने पीएचडी की, बहुत बड़ा बड़ा एजुकेशन हमने लिया, उसके बाद भी हम टाइम फ्रीडम या मनी फ्रीडम की लाइफ या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बातें हम आज भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते। इतना सारा होने के बावजूद भी हम लोग आज भी डिपेंडेंट्स है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले हमें मजबूती के साथ हमारे जहन में ये बात डालनी होगी, हम छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे, हम लोग वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, वो भी किसी भी प्रकार का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करते हुए, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा कैपिटल ना लगाते हुए, किसी भी प्रकार का कोई एजुकेशन ना लेते हुए, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपको मैं बता दूं, हम जो भी आज तक पढ़ते आए हैं, जो भी सीखते आए हैं, इसके पीछे का हमारा मकसद यही था। चाहे अकाउंटेंसी हमने सीखी हो, या चाहे हमने लॉ में कुछ किया हो, चाहे हमने इंजीनियरिंग की हो या पीएचडी की हो, व्हाटएवर, जो भी हम सीखे, हम प्रोफेसर क्यों ना हो, इसके पीछे का इंटेंशन एक ही था हमारा, और है, वो है पैसा बनाना। क्योंकि सोसाइटी में, समाज में सर्वाइव होने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है। दोस्तों, थोड़ा सा हमारे दिमाग के पर्दों को हम खोलते हैं, कानों की खिड़कियां खोलते हैं, आंखों को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, हमारे विजन को। क्या आप मुझे बताइए, इतनी 25 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी हमें 30-35 साल एक जॉब करनी पड़ती है, और 30-35 साल जॉब करने के बाद भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती, उसके बावजूद भी हमें आगे काम करना पड़ता है। आज के तारीख में कोई आदमी ये गारंटी से नहीं कह सकता, बॉन्ड पेपर पर लिखकर नहीं दे सकता कि आफ्टर रिटायरमेंट, जॉब की रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं, आफ्टर रिटायरमेंट मैं जॉब नहीं करूंगा या मुझे किसी भी प्रकार की कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं कह सकता। नो गारंटी। मैं बोलता हूं कि 25 साल पढ़ाई करने के बावजूद भी 35 साल काम करना पड़ता है, वो भी करियर के लिए नहीं, करियर नहीं होता है वहां पर, सिर्फ जरूरतों को पूरा होना पड़ता है, सपने तो दूर की बात है। इतना करने के बावजूद अगर मैं कहता हूं कि इस इंडस्ट्री के साथ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ, रेफरल प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री के साथ, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 साल, 3 से
5 साल अगर हम लोग जुड़े रहते हैं लगन से, मेहनत से और पूरे सिस्टम के साथ, ड्रीम्स के साथ, एक बड़े विजन के साथ अगर काम करते हैं, तो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, एट द एज ऑफ 60 हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल, इस इंडस्ट्री के साथ आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 3 से 5 साल मुझे इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहना है। मैं यकीनन कहता हूं कि ये 5 साल में या ये 3 साल में जो 60 साल की उम्र में करियर नहीं बन सकता, वो करियर सिर्फ 3 या 5 साल के अंदर बन जाता है। मतलब आप मुझे बताइए, आपकी उम्र के 30 या 25 साल बच सकते हैं और हम लोग बहुत खुशी से, बेहद खुशी से पूरी जिंदगी जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और ध्यान में रखिएगा, कोई भी सपना, कोई भी टारगेट, कोई भी गोल, कोई भी उद्देश्य, कोई भी लक्ष्य आसानी से हासिल नहीं किया जाता। संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल के बिना कुछ भी नहीं होता। माँ भी अपने बच्चों को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक वो भूख लगने के बाद भूख के लिए तड़पता नहीं, रोता नहीं, परेशान नहीं होता। जब वो रोता है तब माँ को लगता है कि बेटे को भूख लगी है। भाई, संघर्ष तो हमारे खून में है। माँ के पेट से जन्म लेने के लिए भी हमने संघर्ष किया है। माँ ने जन्म देने के लिए संघर्ष किया, मौत से 2 हाथ किए, और हमने इस दुनिया को देखने के लिए संघर्ष किया। सब कुछ संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी हम लोग संघर्ष से अगर डरते हैं तो बहुत बड़ी नाफरमानी है हमारी लाइफ। मेरा ये सारा कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी बर्तन में दूध डालने के पहले बर्तन साफ होना बहुत जरूरी है। नहीं तो दूध चाहे काले गाय का हो या सफेद गाय का, बर्तन सही नहीं तो फटने वाला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस इंडस्ट्री के प्रति आप पूरी तरह से जागृत हो जाए, इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से अपने जहन में उतारे कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत को अगर छोड़ा जाए तो अन्य कई देशों में कॉन्स्टिट्यूशनल इस इंडस्ट्री को माना जाता है। अभी भारत में भी उसके ऊपर कानून कायदे आ रहे हैं। भारत में भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों, पैसा है तो लोग पूछते कैसा है, पैसा नहीं है तो हमें अपना करीबी भी कोई पूछता नहीं है। पैसे की अपनी औकात होती है, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है। तो बात को समझो और आगे देखते हैं हम लोग। अगर आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि यस यार, ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आपको लगता है कि रिलायंस कंपनी के जो ओनर है मुकेश अंबानी जी, अगर आपको कॉल करके बोलेंगे कि कुमार जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे रिलायंस में ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको पार्टनरशिप देता हूं, क्या लगता है उस दिन मुझे नींद लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन रिलायंस एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बहुत बड़े 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 ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे दुनिया में है। लेकिन क्या लगता है मुकेश अंबानी मुझे फ्री में पार्टनरशिप देंगे इतनी बड़ी इंडस्ट्री में? नहीं। लोग सोचो दोस्तों, एक छोटी सी रिलायंस के बारे में अगर हम लोग सोच नहीं पाते, जहन में सवाल भी नहीं आ सकता है क्या हम रिलायंस के पार्टनर बन सकते? नहीं। तो आप मुझे बताइए, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री में बोल रहा हूं, दुनिया में दूसरे क्रमांक का बिजनेस, उसकी पार्टनरशिप हमारे पास आज है। आज हमारे पास उस बड़े इंडस्ट्री की, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री की पार्टनरशिप है। इसीलिए हमने बहुत ही सीरियसली होके इस बिजनेस को सीखना चाहिए। अगर इस बिजनेस में हकीकत में 3 या 5 साल जुड़े रहने के बाद अगर हमारा करियर बन सकता है, एंटायर करियर, बल्कि इतना ही नहीं तो आने वाली 3 पीढ़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इतना बड़ा इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है। तो हम देखते हैं आगे धीरे धीरे कि हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है।
चलो, पिछले ट्रेनिंग में हमने बात कही थी WBC की। मेडिकल लैंग्वेज में थोड़ा हम लोग अलग तरीके से बात कर रहे थे, WBC और वैक्सीन की बात कही थी। शायद पुराने लोग अगर आज के इस ट्रेनिंग में बैठे होंगे तो उनको याद होगा कि हमने बात कही थी WBC एंड वैक्सीन की। आज हम लोग बात करेंगे WHO की। आज हम बात करेंगे WHO। तो ये WHO क्या है और कौन से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनको हम लोग अगर ग्रहण करते हैं, जिनका हम स्वीकार करते हैं, और आसान है, मैं पहले ही कह रहा हूं आपको, कोई कठिन चीज नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस पॉइंट्स बहुत मतलब उसको बहुत एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधी सीधी बात है। अभी मैंने बोल दिया चाय, अभी चाय को क्या एक्सप्लेन करोगे? चाय मतलब चाय, दूध डालो, टी पाउडर डालो, शुगर डालो, उबालो, हो गई चाय। मतलब चाय को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? पीएचडी होने की जरूरत है इस बात को समझने के लिए? बिल्कुल। जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, इन पॉइंट को समझने के लिए पीएचडी का होना जरूरी नहीं है, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी समझ सकता है। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो आज हम लोग बात करेंगे हु के ऊपर, WHO। अच्छा, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं। हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बिजनेस की बातों में ही हम लोग ठीक ठाक उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलो, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन तो नहीं बनाया मैंने, लेकिन एक जुगाड़ लगाया ताकि आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर सकूं। वैसे भी मेरा चेहरा देखने में कोई आपको इंटरेस्ट नहीं, आपको इंटरेस्ट है इस आज के ट्रेनिंग में क्या क्या पॉइंट बताए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने रहूं ये मायने नहीं रखता, खाली आपको पॉइंट समझ में आने चाहिए। इसलिए मैं मेरा चेहरा हटाकर स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, तो आप समझ जाओगे। मुझे हेल्प कीजिए। वेट, क्या गड़बड़ है? हाँ, हाँ, आई होप दैट कि आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, राइट? कोई मुझे इशारा कर सकता है, हाथ ठेंगा विंगा कुछ दिखाकर? स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है, आई होप दैट कि आप स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। ठीक है, ओके। सो आप देख रहे हो WHO। WHO का मतलब हमने यहां पर लिया है व्हाई, हॉनेस्टली एंड ओनरशिप। ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में डेवलपमेंट के। व्हाई, हॉनेस्टली एंड ओनरशिप, ये तीनों शब्द अपने आप में कैसे कोरिलेट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। व्हाई का मतलब ये होता है कि इस बिजनेस की शुरुआत करने के पहले हमारे जहन में कुछ एक सवाल था कि ये बिजनेस हमने क्यों करना चाहिए, वजह क्या है हमारे पास इस बिजनेस को करने की, क्यों हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व है और क्यों हम लोग आज इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं। हमारा व्हाई मुझे लगता है कि क्लियर होगा। व्हाई का मतलब ये होता है कि जिस किसी रीजन की वजह से हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में कदम रखा है, दैट्स नोन एज व्हाई। हो सकता है आपका सपना होगा, आपका ये व्हाई हो सकता है कि आपका जॉब छूट चुका है, आपकी नौकरी जा चुकी है, इसीलिए एज अ सब्स्टिट्यूट करके आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना शुरू किया होगा। या हो सकता है कि आपकी जरूरतों को तो पूरा होना पड़ रहा है मजबूरन, लेकिन आपको लगता है कि आपके सपनों को भी पूरा होना पड़े, आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, इसके लिए भी आप वेल्थ जेनिक्स परिवार के साथ जुड़े होंगे। या ये भी हो सकता है कि लगता है आपको कि घर में बेटी की शादी है, पैसों की सख्त जरूरत है, तो आपने वेल्थ जेनिक्स परिवार के साथ जुड़ने का डिसीजन ले लिया।
हो सकता है आपको बड़ी कार चाहिए, हो सकता है आपको बैंक बैलेंस चाहिए, हो सकता है आपको बड़ा फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, व्हाटएवर, जो भी आपका ड्रीम है वो आपका व्हाई है कि जिसके वजह से आप। मेरा स्क्रीन अचानक गायब कैसे हो गया? प्लीज प्लीज, वेट वेट। ओके ओके, वेट साथियों, स्क्रीन गायब हो कैसे सकता है? बात समझ में नहीं आई। ओके, तो दैट इज व्हाई। तो व्हाई हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, रीजन स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक हमारा रीजन स्ट्रांग नहीं होता हम सीरियसली काम नहीं करते। क्योंकि मैं अक्सर रीजन स्ट्रांग के ऊपर एक एग्जांपल देते रहता हूं कि कहीं हमारे पीछे अगर कोई कुत्ता पड़ता है तो हम लोग भागते हैं उस कुत्ते से बचने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि यार भाग 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 कर हो सकता है हमारी जान चली जाए, सांस फूल जाए, सांस रुक जाए, बेटर में कुत्ता काटेगा तो चलेगा भाई, खैर कोई बात नहीं। मतलब हमारा वो भागना ज्यादा सीरियसली नहीं होता है, क्योंकि कुत्ते ने काटा भी तो जान बच सकती है। लेकिन दूसरे पहलू की अगर बात करते हैं कि कहीं हमारे पीछे अगर शेर लग जाता है, तब हम इस तरह नहीं सोचते। तब हम ये सोचते हैं कि भाग भाग कर भले ही जान चले जाए, सांस फूल जाए, सांस रुक जाए, चलेगा, लेकिन अगर हम रुक गए तो ये शेर हमें खाए बगैर छोड़ेगा नहीं, मतलब जान 101% चली जाएगी। तो हमारे पीछे कौन पड़ा है उसके ऊपर डिपेंड्स करता है हमारा भागना। ठीक उसी तरह से हमारा व्हाई कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा बिजनेस के प्रति सीरियसनेस, राइट? अच्छा, व्हाई को कंप्लीट जो रूप आता है वो कैसे आता है, व्हाई के प्रति आप सीरियस कैसे होते हैं, मैं आपको बताता हूं। जब तक आप हॉनेस्टली काम नहीं करते हो, जब तक आप अपने गोल के साथ, अपने लक्ष्य के साथ हॉनेस्टली काम नहीं करते हो, तब तक आपका गोल भी आपके लिए काम नहीं करता है, तब तक आपका व्हाई भी आपके लिए काम नहीं करता है। इसीलिए हॉनेस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉनेस्टली रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने यहाँ पर WHO का मतलब व्हाई एंड हॉनेस्टली ये लिखा है। दूसरी बात इससे कोरिलेट और एक तीसरी बात करती है, वो है ओनरशिप। अगर आपके अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने कंपनी के प्रति अगर ओनरशिप नहीं है, तो आपकी ऑनेस्टली भी काम नहीं करती और आपका व्हाई भी काम नहीं करता है। इसीलिए अगर लगता है आपका कि आपके व्हाई ने मजबूत तरीके से काम करना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए, तो आपके अंदर हॉनेस्टली होना बहुत जरूरी है। आप हॉनेस्ट होना बहुत जरूरी है अपने व्हाई के प्रति। और व्हाई के प्रति हॉनेस्ट होने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने जरूरतों के लिए, अपने अरमानों के लिए, आप जो भी जिंदगी में चाहते हो उसके लिए, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंपनी की ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप ओनरशिप नहीं लोगे आप अचीवमेंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई मैंने कहा आपको WHO। बात समझ में आई होगी, आप सीरियसली इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसीलिए दोस्तों ये WHO इंपॉर्टेंट है, व्हाई इंपॉर्टेंट है, आपका हॉनेस्ट होना इंपॉर्टेंट है, और आपके भीतर ओनरशिप का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो मजा नहीं है। और ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। देखो क्या होता है, इफ नॉट की अगर सिचुएशन है, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, ऐसा करने से हमें मिलता ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, जब मिला तो भी ठीक और नहीं मिला तो भी ठीक अब बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा यूनिवर्स का एक सिद्धांत होता है, नकारात्मक सोच का पावर, प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जैसे ही आपने सोचा कि मुझे मिलना ही चाहिए, तो आपका पूरा मन और मस्तिष्क उसके लिए आपको रेडी करता है, उसके लिए आपको काम करने के लिए प्रवृत्त करता है, क्योंकि आपको वो चाहिए। और जैसे भी आपको लगता है, आपके जहन में सोच आ जाती है मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, जैसे ही नहीं जहन में घुस जाता है, तो नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है, और आपका जो सकारात्मकता का प्रभाव होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, और उस हालात में आपको मिलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता है। ध्यान में रखिएगा, राइट? जैसे कि हम नेगेटिव चीज को जैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर समझाया जाए, तो मुझे
-10 लिखना है तो -10 के आगे मुझे माइनस का सिंबल देना पड़ता है, लेकिन +10 जब लिखना होता है तो 10 के आगे सिंबल देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह से ये माइनस है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, हमेशा सामने आती है, हमेशा ये दिखाई देती है, तो इसीलिए इससे बच के रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। और देखिए, अपने भाई के प्रति जितना आप सीरियसली रहोगे उतना मजा आएगा, उतना आप अचीवमेंट करोगे। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं इस बात को समझता हूँ कि आपका व्हाई क्लियर हुआ होगा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। आपका व्हाई क्लियर होना ही काफी नहीं होता है, आप ऑनेस्ट होना भी जरूरी है और ओनरशिप भी आपके अंदर होनी चाहिए। दिस इज माय ओन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज माय ओन कंपनी, ये आपको कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ओनरशिप का मैं और एग्जांपल देता हूं, उसके पहले मैं थोड़ा सा एक घुट पानी पी लेता हूं। जैसे कि भारत के प्रति हमारी जो भावना है, हमारा जो प्रेम है, भारत के प्रति जो हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे जहन में जो आदर है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि मेरा भारत, हम ऐसी बात कहते हैं, हम हमारा भारत नहीं कहते, हम हमारा देश नहीं कहते, मेरा देश कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा कहने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, ओनरशिप आ जाती है। बात समझ में आई? ओनरशिप आ जाती है। मेरा मेरा बोले तो दैट्स माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने उसकी ओनरशिप ली। इसीलिए ओनरशिप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी मेरी है और मैं इस कंपनी का मालिक हूं, इस कंपनी का मैं ओनर हूं। ये सोच के साथ अगर चलोगे तो 101% हमें सफलता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि देखो, जो जो भी आपका व्हाई है, वो व्हाई आपका ड्रीम हो सकता है और ड्रीम को आपको गोल में कन्वर्ट करने के लिए एक डेडलाइन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए डेडलाइन का मतलब क्या होता है कि आपने पर्टिकुलर एक ऑर्बिट बनाया है और उस ऑर्बिट के अंदर जो आपकी सोच है उसको एक पर्टिकुलर एक सेंस आ जाता है, एक पर्टिकुलर एक फीचर में वो तब्दील हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक रूप, प्रॉपर स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे ड्रीम, अगर सिर्फ ड्रीम है, मैंने सोचा कि मुझे कार चाहिए, ये ड्रीम है, ये विश है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अगर ये डेडलाइन के साथ है तो ये डेफिनेटली ड्रीम भी हो सकता है और एक गोल तो 101% होगा, क्योंकि डेडलाइन के साथ जो ड्रीम होता है, ड्रीम विल बी विश, बट ड्रीम जब डेडलाइन के साथ होता है तो वो डेफिनेटली एक गोल बन जाता है। गोल का होना बहुत जरूरी है। और ये गोल कैसे होने चाहिए? शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए, मिड टर्म गोल होने चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं। जैसे मैंने भी मेरे अपने गोल निकाले हैं, लिखे हैं और डिसाइड किए हुए, यहाँ पर अभी बताना पूरा मतलब समय नहीं मिलेगा, मैं शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी शो करूंगा। पहली बात, आपको 3 महीने में हमें क्या, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वेल्थ जर्नीज के साथ जो हम जुड़े हैं, तो इससे हमें 3 महीने में क्या चाहिए, हमें 6 महीने में या साल भर में क्या चाहिए, हमें 2 साल में या 5 साल में क्या चाहिए। इस प्रकार से शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हमारे होने चाहिए। और ड्रीम शुड बी क्लियर। क्लियर मीन्स क्लियर, अगर कार चाहिए तो कौन सी चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, वगैरह वगैरह, पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट? ये बातें इंपॉर्टेंट है। तो ड्रीम लिस्ट आपने निकालनी चाहिए। देखो, यहां पर मीटिंग में जो जो पॉइंट कहे जाएंगे वो पॉइंट आपको करने हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें गरीबी की ये बीमारी को अगर हटाना है, इस मजबूरी की बीमारी से अगर बाहर निकलना है, ये तकलीफों भरे समय से अगर बाहर निकलना है, लाइफ में ये जो अभी हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इससे बाहर अगर निकलना है तो ये हमें करना पड़ेगा। जैसे कि एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, ट्रीटमेंट लेता है, डॉक्टर बोलता है अगर आपको अगर ठीक होना है तो ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लिए बगैर आप ठीक नहीं हो सकते। उसमें से भी कमजोर कुछ ऐसे लोग होते हैं, ट्रीटमेंट 4-7 दिन का अगर डॉक्टर देता है तो 4 दिन का लेता है, 3 दिन का बाद में लेता ही नहीं, थोड़ा भी ठीक ठाक उसे लगने लगा तो लेता ही नहीं। इसीलिए इस इंडस्ट्री पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, 10-20-50 हजार अगर वीकली मंथली आने लगा तो उसको लगता है बहुत कुछ जीत ली पूरी दुनिया, अभी कोई जरूरत नहीं है, फिर वो काम धीमा कर देते। वैसे टाइम में क्या होता है, फिर आने वाले समय में वो 50,000 रुपए भी नहीं आ सकते। ध्यान में रखिए, काम करने के बाद जो सफलता मिलती है वो काम करने के बाद मिलती है, बात सच है, लेकिन सफलता की आदत लगाने के बाद सफलता आपके पास टिकी रहती है। इसीलिए काम में कंसिस्टेंसी हमेशा होनी चाहिए। इसीलिए आपकी ड्रीम लिस्ट होना जरूरी है और रोजाना उस ड्रीम लिस्ट को आपको पढ़ना है।
मैं आशा करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। देखिए मुझे जो समय मिलता है उस समय में आपको पूरी चीजें देने की कोशिश करता हूँ। प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर बहुत सारी चर्चा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि 5वीं के स्टूडेंट को जिस तरह से समझ में आएगा उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। आपको मैं बता दूं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट निकालते समय आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। पहली बात तो कैटेगरी वाइज आपको लिस्ट निकालनी है, एरिया वाइज लिस्ट निकालनी है, और लिस्ट रियलिस्टिक निकालनी है। अभी कैटेगरी वाइज का मतलब क्या होता है, देखो समाज में, सोसाइटी में जब हम लोग रहते हैं तो हमारे इर्द गिर्द हम पर बिलीव करने वाले, हम पर ट्रस्ट करने वाले लोग भी होते हैं। उसमें भी कौन कितना परसेंट हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, कोई 30% करता है, कोई 50% करता है, कोई 100% करता है, कोई हम आप जैसा बोलोगे हम जैसा बोलेंगे वैसा करने वाले लोग भी है। तो इसीलिए आप उस कैटेगरी वाइज लिस्ट निकालिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मतलब जो जहां पर हम लोग अपनी क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि यूज द क्रेडिबिलिटी एंड बी अ करोड़पति। आपके पास करोड़ रुपए नहीं है, कोई बात नहीं, कि समाज में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनको आप जानते पहचानते हो, उनके पास करोड़ों रुपए है। तो आपके पास अगर प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप भी करोड़ों बना सकते हो। इसीलिए कैटेगरी वाइज लिस्ट निकालिए और बेझिझक होके उनको आप प्लान प्रेजेंटेशन दीजिए, उनको आप इनवाइट कीजिए। सोचिएगा मत, बिजनेस है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप सोचिएगा और उसी के हिसाब से आप इस बिजनेस को कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, एरिया वाइज। एरिया वाइज का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा हमारा एरिया है। फॉर एग्जाम्पल नई मुंबई का एरिया है, थाना का एरिया है, कल्याण का है, नागपुर का एरिया है, डोंबिवली का, मतलब जहां जहां पर सिटी वाइज लो, डिस्ट्रिक्ट वाइज लो, स्टेट वाइज लो, वॉट एवर। तो एरिया वाइज लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। और रियलिस्टिक का मतलब ये होना चाहिए कि आप जिन लोगों को जानते पहचानते हो और जो लोग आपको जानते पहचानते हो, ऐसे ही लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। नहीं तो आपके लिस्ट में नाम मुझे दिखाई देगा अमिताभ बच्चन, आप तो जानते हो, आपको नहीं जानता है। अक्षय कुमार, आप तो जानते हो, आपको नहीं जानता है। उसके बाद कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, आपको जानते, आप उनको जानते हो, आपको नहीं जानते। मतलब कहने का तात्पर्य रियलिस्टिक लिस्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, लिस्ट निकालते समय एक प्रॉपर डायरी लीजिएगा, बढ़िया सी खूबसूरत सी डायरी लीजिएगा। उस डायरी में एक पन्ने में एक ही नाम लिखिए, एक नाम लिखिए बढ़िया। उसको करोड़पति या अरबपति ऐसा नाम लीजिए, उसको मिलीनियर बोलिए आप, मिलीनियर, सक्सेसफुल पर्सन, वॉट एवर, जो भी उसका टाइटल, जैसे किसी आर्टिकल को टाइटल होता है ना, ठीक उसी तरह से एज ए टाइटल उसका नाम लिखिए। और फिर वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका एजुकेशन क्या है, उसकी शादी हुई क्या, बच्चे कितने हैं, बच्चे पढ़ते कहाँ पर है, पढ़ाई का खर्चा क्या है, उसका एक्सपेंस क्या है, माँ बाप है क्या, अच्छा मेडिकेशन के ऊपर है क्या, उसका खुद का घर है क्या, घर है तो उसका ईएमआई कितना है, नहीं है तो रेंट पे है तो रेंट पर रेंट कितना है। ये सारी छोटी 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 बातें। जॉब करता है तो कौन सी करता है, परमानेंट जॉब करता है या किसी कंपनी में टेम्पररी जॉब करता है, क्या करता है, ये सारा जो उसका प्लानिंग, मतलब उसका जो लाइफ में जो उसका हिस्ट्री है ना, पूरा हिस्ट्री हमने निकालकर वहां पर ये स्टेप बाय स्टेप हमने लिखना चाहिए। राइट, तो इस प्रकार से हमने उस लिस्ट को बनाना चाहिए, ऐसी लिस्ट होनी चाहिए और इसको आपको निकालना है। देखिए ये लिस्ट आपको कहां कहां से मिलेगी वो भी मैं आपको क्लू बता देता हूं। देखो, लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट अगर बढ़ाना चाहते हो आप, तो एक पेपर पर बहुत सारे ऐसे नाम लिखिएगा, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, प्लम्बर, या फिर पोस्टमैन, या फिर कोई एखादा आपका क्लर्क या टीचर, या जो ये जो नाम है ना, नाउन्स है ना, ऐसे लिखिए वहां पर। तो उससे क्या होता है, डॉक्टर जैसा बोलोगे आप तो आपके जहन में अगर हाँ डॉक्टर कौन कौन अपने संपर्क में है, कहाँ कहाँ के डॉक्टर्स हमारे संपर्क में है, इंजीनियर कहाँ कहाँ के हमारे संपर्क में है, भाजी वाला, रिक्शा वाला, अच्छा रिक्शा वाले कौन हमारे संपर्क में है। उससे क्या होता है, लिस्ट बढ़ाने में हमें हेल्प हो जाती है। इसीलिए ऐसे पॉइंट्स आप अपने लिस्ट में, डायरी के किसी पन्ने पर लिखिए। और जब आप लिस्ट बढ़ाना चाहते हो, लिस्ट में हर रोजाना आपको एक दो नाम ऐड करना, ये अगर करना चाहते हो तो उसको पहला पढ़ो आप। वो पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली लिस्ट बढ़ाने में मदद हो जाएगी। आपके मोबाइल में कितने सारे नंबर्स है, आपके इंस्टाग्राम पे कितने सारे नंबर्स है, आपके फेसबुक में बहुत सारे नंबर्स आपको मिलते हैं। मतलब लिस्ट कलेक्ट करना, लिस्ट
डेवलप करना बहुत बड़ी बात नहीं, जरिए बहुत सारे हैं। अभी वो जरिया नहीं पुराना कि किसी के पास बैठे हो, फिर उसको स्माइल दो, मुस्कुराओ, फिर नंबर एक्सचेंज करो, नाम लो, वगैरह वगैरह, वो पुराना हो गया। अभी तो लोग एक दूसरे के पास बैठते भी नहीं, बैठते भी तो अपने अपने धुन में रहते हैं, अपने अपने कार में घूमते रहते हैं। मतलब वो अभी अब जो टेक्निक है वो पुरानी हो चुकी है, राइट। तो इस तरीके से हमने लिस्ट बनानी चाहिए। अभी सवाल है इनविटेशन का। तो दोस्तों, इनविटेशन करते समय आपके जहन में ये 3 पॉइंट होना बहुत जरूरी है। एज पर रिक्वायर्ड, एज पर रिक्वायरमेंट, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपका उसको कॉलिंग होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर उसका खर्चा 50,000 है, उसका खर्चा 50,000 है और आप उसको बोल रहे कि भाई आप 25,000 कैसे कमाओगे, तो वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका प्रोफेशन मैच नहीं होता है। किसी का खर्चा ही 1 लाख रुपए है और उसको आप बोल रहे हैं कि 50,000 रुपए महीने का कैसे कमाओगे, मैं आपको बताता हूँ, तो ये प्रोफेशन मैच नहीं होता है। तो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या उसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ पैसा बनाना? क्या उसकी रिक्वायरमेंट है जॉब छोड़ना? क्या उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि जॉब छूट गया इसलिए कुछ तो भी उसको चाहिए? या उसकी रिक्वायरमेंट है कि पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना चाहिए? क्या उसकी रिक्वायरमेंट है कि एक्स्ट्रा इनकम मुझे चाहिए? क्या उसकी रिक्वायरमेंट है इस साल में कुछ तो भी प्रॉपर्टी खरीदनी है? क्या उसकी रिक्वायरमेंट है कि इस साल में जो भी प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी उसके ईएमआई, उसका जो बैंक लोन वगैरह वो पूरा क्लियर करना है? उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? क्या उसकी रिक्वायरमेंट है उसके घर में किसी की शादी है? क्या उसकी रिक्वायरमेंट है बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में या अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराना है? क्या करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमारा कॉलिंग होना चाहिए। देखिए वो कॉलिंग के अपने अपने और तरीके होते हैं। एक ही पर्टिकुलर फ्लो में कॉलिंग करना, ये मतलब वो पोपट पंची जैसी बात होती है। इसलिए एज पर सिचुएशन, वो सिचुएशन क्या है, किस हालात में है, वो कैसे मतलब सर्वाइव कर रहा है, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। और साथ में एज पर प्रेजेंट सिनेरियो, मतलब आज की जो परिस्थिति है, आज का जो इवेंट है, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन 3 पॉइंट का अगर आपने प्रॉपर स्टडी किया, जैसे कि आज का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, सभी लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं भाई घरों में तो बैठे हुए, इनकम तो बंद है, लेकिन खर्चे, खर्चे तो डिसाइडेड है, खर्चे तो है ही है। जिसका खर्चा 10,000 है उसका 10,000 है, जिसका 50,000 है उसका 50,000 है, जिसका 1.5 लाख है उसका 1.5 लाख है। खर्चे तो है, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो कहते हैं ना, ठीक उसी तरह से आज की सिचुएशन हो गई। इनकम तो कुछ भी नहीं है, राइट, मतलब इनकमिंग कुछ नहीं, आउटगोइंग बहुत है। तो ऐसे में ये भी पॉइंट हो सकता है कि लॉकडाउन के बीच में अगर घरों में बैठे बैठे अगर हम लोग चाहे कि अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके पैसे बनाए जाए, तो उसके लिए एक थोड़ी सी प्रोसेस है, थोड़ा सीखना पड़ेगा। क्योंकि 20-25 साल सीखने के बाद भी आज हमारी ये सिचुएशन है, आज भी हमारे जेब में अगर 1 रुपया नहीं है, तो क्या हम लोग 6 महीना 12 महीने सीख कर पूरे लाइफ टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात नहीं कर सकते? तो तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए जो जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो, उसके हिसाब से और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने कॉलिंग करना चाहिए। आप ऐसा भी कॉलिंग कर सकते हो। देखिए, हमें लगता है कि लॉकडाउन के पीरियड में गवर्नमेंट ने हमारी ईएमआई माफ नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो ईएमआई पर वो इंटरेस्ट ले रहे थे वो तो माफ करना चाहिए। बल्कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लिया गया, माफ नहीं किया गया। लेकिन क्या होगा कि आगे जाके ये सारी जो बातें हैं, ये बैंक के कर्जे जो है ना, ये बहुत तकलीफ देह होने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे पास अभी कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उसको बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे ही जो पीड़ित लोग हैं, ये पीड़ित लोग एक साथ आके एक मीटिंग करने वाले जूम के ऊपर, जहां पर हमारी जो भी समस्याएं है, देखिए हर किसी की समस्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन समस्या हर किसी के पास है। और देखा जाए तो समस्या का मूल जो है वो पैसा है। अल्टीमेटली क्या है इंटेंशन, ही हैज टू अर्न मनी, ही नीड मनी। सो उसको बोलिएगा कि रात को 9 बजे 7 बजे जो भी हमारा टाइम रहता है, मंगलवार को 7 बजे रहता है, गुरुवार को 7 बजे रहता है, सैटरडे और संडे को 9 बजे हमारी जूम मीटिंग रहती है। तो वहां पर ये सारे लोग आकर एक विषय पर बात करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होने चाहिए, लॉकडाउन के दरमियान भी हम लोग सेफ एंड सिक्योर कैसे होने चाहिए पहले की तरह। इस प्रकार का एट द सेम, मतलब वो प्रेजेंट सिनेरियो और आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, उसका इस्तेमाल करके आपने इनवाइट करना चाहिए। देखो अभी हम बच्चे तो रहे नहीं है, हमें समझ में आता है। जैसे कि कार कैसे चलानी चाहिए, ये पहले तो हम लोग किसी से सीख लेते हैं।
फिर आप मुझे बताइए, कार चलाने वाला आपको 40 के स्पीड से कार चलाना सिखाता है या 30 के स्पीड से कार चलाना सिखाता है। लेकिन जैसे ही आप कार सीख जाते हो तो क्या लगता है, जिस तरीके से उसने सीखा है उसी तरीके से चलाते हो? नहीं, आप अपना तरीका लगाकर, उस सिचुएशन को देखकर, वो परिस्थिति को देखकर, वो रोड को देखकर, वो ट्रैफिक को देखकर, आपकी रिक्वायरमेंट कितने जल्दी पहुंचना है डेस्टिनेशन तक, वो सारी बातों को नजर में रखते हुए आप ड्राइविंग करते हो। सिंपल सिंपल, यहां पर भी वही है, इन्विटेशन भी आपको वैसे ही करना है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार का इन्विटेशन होना चाहिए। दूसरी बात, जब इनविटेशन होने के बाद, इनवाइट आपने गेस्ट को करने के बाद, प्रेजेंटेशन जब देने की नौबत आती है तो ध्यान में रखिएगा, आपके इंट्रोड्यूसर का, आपके हेल्पलाइन का, आपके अपलाइन का एडिफिकेशन पावरफुल तरीके से होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, हमारे बिजनेस में एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज रोज आते हैं, रोजाना आते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो द्वारपाल होता है ना, वो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज उसको दिखते कि आ रहे, तो दरबार में जो बैठे हुए सब दरबारी लोग होते हैं, उनको बोलता है, सावधान महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज परम वीर, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे बोल के वो छत्रपति शिवाजी महाराज पधार रहे, इस प्रकार से बातें करता है। मतलब क्या होता है, रोज उसका वही काम है, रोज वो उसी तरीके से, उसी पैशन के साथ बात करता है, ठीक उसी तरह से, और रियलिस्टिक होता है, रियलिस्टिक होता है। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रैक्टिकल एंड ट्रूथफुल होना चाहिए। तो आपका जो लीडर है, आपका जो अपलाइन है, प्रेजेंटेशन देने के पहले आपके अपलाइन के बारे में एडिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है। उनका इंट्रोडक्शन बहुत ही एक्साइटमेंट तरीके से देना बहुत जरूरी है। आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपकी बातों में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपकी बातों में बहुत ही पोलाइटनेस भी होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, और सामने वाले को और एक्साइटमेंट ना लगे, बल्कि प्रैक्टिकल एंड ट्रूथफुल होना चाहिए। कुछ भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हम लोगों ने जो इरिलेवेंट हो, सारी की सारी रिलेवेंट बातें हमने करनी चाहिए। इस प्रकार से एडिफिकेशन होना चाहिए, जिस तरीके से मैं एडिफिकेशन करता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे जिंदगी में जो बदलाव आया, आज जो मेरी जिंदगी बदलती हुई नजर आ रही है, इस बदलती हुई जिंदगी का जो रीजन है, वो है मेरे ग्रेट मेंटोर, जिनकी वजह से मेरे लाइफ में चेंजेस आया है। उनके कहने से और उनके सुनने से कई लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हुआ है। फिर से स्क्रीन, 1 मिनट आप, एक मिनट दोस्तों, स्क्रीन फिर से चली जाती है, पता नहीं क्यों। तो मैं ऐसे एडिफिकेशन करता हूँ, और ऐसे महान शख्स को सुनने के बाद काफी लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, काफी लोगों की जिंदगी बदली है, मेरी भी जिंदगी बदली। मुझे यकीन है, अगर मेरे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, मेरे लाइफ में चेंजेस हो सकता है, तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है। तो क्या लगता है आपको कि जिनके वजह से लोगों के लाइफ में, हजारों लोगों के लाइफ में चेंजेस आए हैं, क्या ऐसे शख्स को हमने सुनना नहीं चाहिए? इस प्रकार से प्रॉपर बढ़िया एडिफिकेशन कीजिए। एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्साइटमेंट होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल एंड ट्रुथफुल होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको प्लान शो करना है। प्लान शो करते समय ध्यान में रखिएगा, आपका इंट्रोड्यूसर जब प्लान शो करता है, मैं खासतौर से 1-to-1 की बात कर रहा हूं, या फिर मास में भी प्लान लेते हैं, तो आपका रोल है, आपके बाजू में आपका गेस्ट बैठा हुआ है, इत्मीनान से वो सुन रहा है, केयरफुल तरीके से, केयरफुली वो सुन रहा है, तो आपको चुपचाप बैठना है। आपको फोन आएगा, आप फोन में रहोगे, मैसेज करोगे, उठ के चले जाओगे, आपका वो, आपका जो गेस्ट है ना, वो सोचता है कि भाई ये बंदा सीरियस नहीं है बिजनेस के बारे में। अगर ये खुद बिजनेस के बारे में सीरियस नहीं है, तो ऐसे लापरवाह इंसान के साथ मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, और मेरा करियर कैसे बन सकता है। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंटेशन देते समय आपको पहली बात तो शांति पूर्वक बैठना है, किसी भी प्रकार की कोई हलचल, किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं करनी है। और शोध प्लान करते समय पहली बात, 1-to-1 आप प्लान कर सकते हो, मास में प्रेजेंटेशन आप ले सकते हो, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी ऑनलाइन का दौर है, प्रेजेंटेशन ले सकते हो, ऑफलाइन प्रेजेंटेशन ले सकते हो, और होम प्लान अर्थात होम मीटिंग भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई बात, आपका अपलाइन अगर प्लान लेता है तो की बात है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये बिजनेस आपका है, मैंने पहले ही कहा, ये ओनरशिप लेनी चाहिए। अगर ओनरशिप लोगे तो डेफिनेटली जल्दी सक्सेस पाओगे। ओनरशिप का तात्पर्य ये है, अगर आपकी दुकान है तो आपकी दुकान की शटर आपको खोलनी पड़ेगी, आपकी दुकान का दरवाजा
आपको खोलना पड़ेगा। इसीलिए ये बिजनेस आपका है तो इस बिजनेस का प्लान भी आपको देना आना चाहिए, आपको शो द प्लान करना आना चाहिए। अगर आपको प्लान शो करने को नहीं आएगा तो ये बिजनेस आपका नहीं रहेगा। अगर आपके लिए आज भी अगर आपका अपलाइन प्लान दे रहा है, मतलब ये बिजनेस आपका नहीं है, ये बिजनेस आपके अपलाइन का है, ये बिजनेस आपके हेल्पलाइन का, ये बिजनेस आपके इंट्रोड्यूसर का है। अगर आपको लगता है ये बिजनेस आपका अपना बने तो आप कलम उठाइए और आप प्लान देना शुरू कर दीजिए। चाहे फिर ऑनलाइन हो, चाहे मास प्रेजेंटेशन हो, 1 to 1 हो, या ऑफलाइन हो, या होम मीटिंग हो, व्हाटएवर, लेकिन आपको प्लान देना आना चाहिए। अगर आप सैनिक हो, सिपाही हो, तो आपको लड़ना आना चाहिए, आपको तलवार चलानी आनी चाहिए। कहने का मतलब अगर आपके पास कार है, आपकी अपनी खुद की, ड्राइवर भले ही आपने रखा हो, लेकिन फिर भी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि ड्राइवर नहीं है और इमरजेंसी है, आपको कार चलानी आनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा, प्लान देना आपको आना ही चाहिए अगर आप इस बिजनेस में तरक्की करना चाहते हो तो। बात समझ में? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस में टूल्स क्या है? प्लान शो करते समय किस चीजों की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है? पहली बात, हमारे पास बहुत ही खूबसूरत बोल्ड लिखने वाला अच्छा रेड पेन होना चाहिए। वो रेड पेन भी 2 रुपए का नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए कि आपके हाथ में पेन है कम से कम 500-1000 रुपए का। राइट, येलो पेजेस होने चाहिए, क्वालिटी के होने चाहिए। वो तोरन विरन लगाते हैं ना, उस प्रकार के येलो पेज नहीं होने चाहिए, क्वालिटी के होने चाहिए। एटलीस्ट 70 to 80 जीएस के पेपर होने चाहिए। राइट, और वेल ड्रेस्ड होने चाहिए आप, मतलब लाइट शर्ट, डार्क पैंट, हो सके तो रेड कलर की बढ़िया सी टाई वगैरह, इस प्रकार का आपका ड्रेसअप होना चाहिए। शू एकदम मस्त पॉलिश विलिश करके। शू पहना है लेकिन पता चला साला कितना दिन किधर रखा था, अभी डस्टबिन से निकाला है कि क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, पहले लोग आपको देखते हुए, पहले कितनी भी लड़की खूबसूरत क्यों ना हो, चलो मैं आपको बताता हूँ कि जब लड़का लड़की को देखने जाता है, लड़की पहले से ही बहुत खूबसूरत रहती है। मतलब नींद में से उठकर देखेगा ना कोई तो साला चक्कर आके गिर जाएगा, इतनी सुंदर और खूबसूरत है। उसके बावजूद भी उसको जब लड़का देखने जाता है तो फिर वो मेकअप करके आती है, फिर ऐसी ही आ जाती है। खूबसूरत तो है, लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद फिर से वो मेकअप करके आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो फर्स्ट लुक होता है ना, जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। फर्स्ट प्रेजेंट हम किसको करते हैं? अपने आप को करते हैं। तो इसीलिए वेल ड्रेस होना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा, लाइट शर्ट और डार्क पैंट, टाई उसके ऊपर रेड कलर की अगर है तो बहुत बढ़िया है, और शू पॉलिश होना ही चाहिए। इस प्रकार से हमारा ड्रेस और बाल भी एकदम प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप किसी के घर पे प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो तो आप ध्यान में रखिएगा, जेब में आपके 2-4 चॉकलेट्स होनी चाहिए। हो सकता है वहां पर बच्चे वगैरह हो सकता है। प्लान प्रेजेंटेशन लेते समय प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, यहाँ पर लिखा हुआ सम प्रिकॉशंस, शुड नॉट शो द प्लान इन पब्लिक प्लेस, ऑफिस एरिया एंड वर्क प्लेस। तो जहां पर लोग बोलते हैं आजा मेरी दुकान पे, आजा मेरे ऑफिस में, आजा मेरे ये जगह पर वगैरह वगैरह, तो ऐसे प्लान मत दीजिएगा, प्लीज मत दीजिएगा। क्योंकि वो उसके ऑफिस में है ना कोई आते जाते रहता है, उसको डिस्टर्ब करता है। और वो अपने ऑफिस में है ना कोई भेड़ भी रहेगा ना तो अपने आप को शेर समझता है। मतलब आपका कितना भी पोटेंशियल आपके अंदर हो, स्किल कितना हो, मतलब वो डाउन हो जाता है। उसको गुफा से बाहर निकालो, ध्यान में रखिएगा। शेर भी अपनी गुफा से बाहर निकलता है ना, जंगल से बाहर आता है ना, तो ध्यान में रखिएगा उसका वो, मतलब वो जो वजन और पावर हो जाता कम हो जाता है। मतलब आप वो सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए वो रेडी हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि नहीं ये बंदे को मैंने सुनना चाहिए। नहीं तो आप उसके घर, आप उसके ऑफिस में जा रहे हैं, आप उसके दुकान दुकान पे जा रहे हैं, ऐसे जगह नहीं। और जहां पर क्राउडेड एरिया, पब्लिक प्लेस, तो चू चू इधर उधर से आवाज आ रही है और प्रेजेंटेशन आप दे रहे, बिल्कुल मजा नहीं है। होटल में प्रेजेंटेशन देते समय अगर क्या बोलते हैं ना, सेपरेट अगर प्लेस है तो बहुत बढ़िया, लेकिन गर्दी की जगह, क्राउडेड एरिया में बिल्कुल आपने प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए। शुड नॉट डिस्टर्ब व्हाइल प्रेजेंटिंग प्लान, ध्यान में रखिएगा। प्लान प्रेजेंटेशन करते समय आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, बल्कि आपका गेस्ट भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और ऐसे जगह पर मोस्टली सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब आप होम मीटिंग करते हो, होम मीटिंग करते समय बीच बीच में छोटे बच्चे नहीं आने चाहिए। होम मीटिंग करते समय बीच बीच में चाय कॉफी लीजिए, या फिर
बिस्किट्स लीजिए, स्नैक्स लीजिए, बिल्कुल नहीं। प्रेजेंटेशन, बिजनेस के प्रति आप काफी सीरियस चाहिए कि भाई ये मेरा बिजनेस है, पहले बिजनेस प्रेजेंटेशन हम सुन लेते, उसके बाद चाय कॉफी लेते, व्हाटएवर, या फिर पहले ही चाय कॉफी ले लो, उसके बाद बिजनेस प्रेजेंटेशन शुरू करो, लेकिन बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। पहले उनको बोल दीजिएगा, देखिए जिंदगी का ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, लाइफ को चेंज करने की बात हम लोग कर रहे हैं, लाइफ को 360 डिग्री एंगल से बदलने की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो पड़ोसी के घर में उसको भेज दीजिएगा 1 घंटे के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चे भी अगर बीच बीच में आएंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल आपका 1 घंटा बेकार है, फालतू जाएगा आपका 1 घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिजनेस के आपके टूल्स है। अभी फॉलो फैन क्लोजिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने लड़की तो देख ली, आपने डेट भी फिक्स कर ली, आपकी एंगेजमेंट भी हो गई, अभी भी शादी तो करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, राइट? तो इसीलिए प्लान, प्रेजेंटेशन होगा, इनविटेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फॉलो फॉर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा, क्लोजिंग करते समय यहाँ पर मैंने बताया आपको कि 48 आवर्स के अंदर आपका क्लोजिंग होना चाहिए। क्लोजिंग शुड बी विद इन 48 आवर्स एट एनी कॉस्ट। उसके बाद फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसके बाद वो कोमा में चला जाता है, उसके बाद तो यार उसको पता नहीं कौन से डिसीज हो जाती है, और आपने क्या बताया था उसको याद भी नहीं आता। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, एवरी क्वेश्चन यू शुड हैव काउंटर क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आता है तो आपके पास काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। सामने वाला पर्सन बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये उसका क्वेश्चन है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये उसकी समस्या है, राइट? तो आपने क्या बोलना चाहिए? आपने, आपके पास टाइम नहीं है तो मैं बताता हूं आपको कैसा टाइम है, वो मत बोलिए उसको। क्वेश्चन, जैसे कि मैंने काउंटर क्वेश्चन की बात की, प्रति प्रश्न उसको पूछना चाहिए। सर, क्या लगता है आपको समय नहीं है ये प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है? खुद ही कहेगा, समय ना होना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, तो प्रॉब्लम है। तो क्या लगता है सर, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो चीजें नहीं होती है वही चीजें हम खुदा से मांगते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नहीं होता है उसी की हम लोग डिमांड करते हैं। सिंपल लॉजिक है। तो उसको जो भी वो क्वेश्चन करता है कि उस क्वेश्चन का प्रति प्रश्न आपने उसको पूछना चाहिए, काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए। अगर वो बोलता है कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो आप बोल सकते हो कि सर आप मुझे बताइए, मेरे एक किताब में ना बदल दो जिंदगी में 27 पॉइंट है क्लोजिंग के कि किस तरह से क्लोजिंग करनी चाहिए, राइट? तो आप उसको बोल सकते हैं कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपसे नहीं हो सकता है? मुझे लगता है आपसे हो सकता है। क्योंकि जब आप, उसने बोला कि मुझसे नहीं हो सकता, तो आपने भी क्वेश्चन किया उसको कि आपको क्यों लगता है सर कि आपसे नहीं हो सकता है? तो क्या होता है ना, उसको मोमेंटम में आने दो, बात करने दो, ये बहुत जरूरी होता है, राइट? और दूसरी बात, आपको करना क्या है? फोकस ऑन प्रेजेंट सिनेरियो। जो फिलहाल जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के ऊपर फोकस करके बात करो। वो कहते हैं ना कि दूम पे पैर रखना, बिल्कुल उसको बोलो कि फिलहाल की जो सिचुएशन इतनी डेंजर सिचुएशन है, बड़े बड़े लोग जिनको लाखों रुपए की सैलरी मिलती थी आज घरों में बैठे हुए हैं। सर क्यों ना हम इन लोगों से सीखना चाहिए? क्या लगता है सर, खुद के एक्सपीरियंस से हमने सीखना चाहिए कि दूसरों के एक्सपीरियंस से? खुद के एक्सपीरियंस से अगर सीखेंगे तो पूरी जिंदगी हमारी बीत जाती है, लेकिन हम सीख नहीं पाते। लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो सीख भी जाएंगे, समय भी बचेगा और अचीवमेंट भी होगी। आप बातें करो। हमारे इंडस्ट्री में बात करने का पैसा मिलता है, ध्यान में रखिएगा। बात करो, उसका सवाल कुछ भी हो, आपके पास काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए। और काउंटर क्वेश्चन होने के लिए, बढ़िया क्लोजिंग करने के लिए, बढ़िया फॉलोअप लेने के लिए ध्यान में रखिएगा, आपको रेगुलर मीटिंग अटेंड करनी होगी। आप अगर बोलोगे क्या बार बार वही सुनने का है, आप मुझे बताइए, क्या बार बार आप खाना नहीं खाते हो? क्या बार बार आप काम पे नहीं जाते हो? क्या बार बार आप नहाते नहीं हो? क्या बार बार आप सोते नहीं हो? तो ये चीजें अगर बार बार कर सकते हो, तो जहां करियर बन सकता है वहां पर वो ये चीजें बार बार क्यों नहीं कर सकते हो भाई? बार बार प्रेजेंटेशन क्यों नहीं सुनते हो? बार बार ट्रेनिंग क्यों नहीं देखते हो? बार बार मीटिंग क्यों नहीं अटेंड करते हो? ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो बार बार चीजें है ना, ये हमने करनी चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है, राइट? उसके बाद
अगर आपको लगता है कि क्लोजिंग में कुछ मुझसे नहीं बन पा रहा है, आप नए हो, तो टेक हेल्प ऑफ योर हेल्पलाइन फॉर क्लोजिंग। आप अपने क्लोजिंग करने के लिए आपकी हेल्पलाइन की आप हेल्प ले सकते हो, आपके अपलाइन की, आपके इंट्रोड्यूसर की आप हेल्प ले सकते हो, 3 वे कम्युनिकेशन पे उसको ले सकते हो। इस तरीके से आपको क्लोजिंग करना है। ध्यान में रखिएगा, मैंने बहुत ही फास्ट तरीके से ये प्लान लिया है, प्रेजेंटेशन लिया है, और मुझे आशा है कि जिस प्रकार की छोटे-छोटे मुद्दे के ऊपर मैंने बात की, आपके समझ में आया होगा। और ये मुद्दे बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, ये मुद्दे बहुत ज़रूरी है करियर बनाने के लिए, ये मुद्दे काफ़ी है, इनफ है, यही बेसिक है, यही फंडामेंटल है, जिसके माध्यम से हम लोग अपना वेलजनिस के साथ करियर बना सकते हैं। और आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन रॉक। You should be rock means what? Rock means ROCK, rock नहीं, ROC rock means what? अगर ये रॉक में आपको बिलीव है, तो आप यहाँ पर 101% करियर बना सकते हो। रॉक में बिलीव होना चाहिए। कैसे? क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री, आर मीन्स आर फॉर रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। पूरी इंडस्ट्री, पूरा ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, रिलेशनशिप का बिजनेस है। ध्यान में रखिएगा। बहुत सारा लोगों को लगता होगा कि प्रोडक्ट देखकर या फिर प्लान देखकर लोग आते होंगे, लेकिन नहीं, सबसे पहले ये बिजनेस में रिलेशनशिप देखा जाता है। तो आपका रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, रिलेशनशिप में आपको बिलीव होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑर्गेनाइजेशन में बिलीव होना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रहा हूं, मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन पर फक्र है और मुझे 100% बिलीव है, ये ऐसा होना चाहिए। और सी फॉर कम्युनिकेशन, आपका आपके टीम के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब आपको बिलीव इन रिलेशनशिप, believe in organization and believe in communication, क्योंकि communication is the heart of business, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 बातों को अगर आप तहे दिल से मानते हो, एक्सेप्ट करते हो और इसका स्वीकार करते हो, तो मुझे यकीन है कि आपके लाइफ में 101% चेंजेस हो सकते हैं और हमारी जिंदगी में वो बदलाव आ सकता है, जिस बदलाव की हम कोशिश कर रहे हैं और जिस बदलाव के बारे में हम सोच रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो बेसिक पॉइंट थे, जो फंडामेंटल बातें जो मैंने कही, ये बातें इनफ है हमारी डेवलपमेंट के लिए। अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो, अगर आपका गोल ऑलरेडी है, आपका लक्ष्य पूरा निर्धारित है, तो इन पॉइंट के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर काम कीजिएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। सो दोस्तों, यही तक मुझे लगता है। चलो मैं एक बार देख लेता हूं। ओके, आज के सेशन में 89 लोग थे। देखिए, विनोद सर ने एक ऑडियो भी बनाया था, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रमोशन भी हुआ। लेकिन मैं आपसे और एक बात कहता हूं दोस्तों, दिल साफ रखिए, भली जबान कड़वी हो लेकिन दिल में मिठास होना बहुत जरूरी है। ध्यान में रखिएगा, जबान आपकी भली कड़वी हो लेकिन दिल में मिठास होनी चाहिए, तभी हम लोग तरक्की कर सकते हैं। सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में हमारे पहिए, चक्री होनी चाहिए, तब हम सफल हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, हम और आप किसी सर्टिफिकेट के लिए यहां पर नहीं आए, किसी शाबाश के लिए हम लोग यहां पर नहीं आए, किसी अवार्ड रिवॉर्ड के लिए हम लोग यहां पर नहीं आए, कोई हमें बहुत बड़ा हमारा सत्कार करे, सम्मान करे, इसके लिए हम नहीं आए। अगर पिक्चर क्लियर है कि हम लोग पैसा बनाने के लिए आए हैं, तो दोस्तों सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। ये ईगो, ये जेलसी, ये एंगर, ये सारी जो बातें हैं ना, ये नश्वर बातें हैं। ये बातें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। कभी कभी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती है। ध्यान में रखिए, जिंदगी गुजर जाती है, 60 साल के हो जाते, 70 साल के हो जाते, 80 साल के हो जाते, लेकिन वही एटीट्यूड, वही गुरूर, वही घमंड।
समझ भी नहीं आता ऐसा क्यों यार। जिंदगी से सीखे क्या? जिंदगी पल 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 हमें सिखाती है, प्रकृति हमें रोज सिखाती है। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, मुझे आप बताइए, आपका रवैया जिस तरीके से है, जिस तरीके से प्रकृति में आप प्रेजेंट कर रहे हो ना खुद को, खुद के विचारों को, ठीक उसी तरह से रिफ्लेक्शन आएगा, ध्यान में रखिएगा। जैसा चश्मा लगाओगे वैसी दुनिया दिखेगी, सेम रिफ्लेक्शन आएगा। जो बोओगे वही पाओगे, बोया बीज बबुल का, आम कहां से खाओगे? सिंपल लॉजिक है, सिद्धांत है, सिद्धांत है। कोई फल वाला झाड़ दिखिए आप, जैसे कि चलो मैं नागपुर की बात करता हूं, मैंने ऑरेंज के बहुत पेड़ देखे हैं। ऑरेंज के पेड़ पर, ऑरेंज के झाड़ पर बहुत सारी टहनियां होती है और टहनियों पर फल होते हैं, ऑरेंज होते हैं। जिस टहनी पर बहुत ज्यादा फल होते हैं ना, वो झुकी हुई होती है। बात समझ में आई? जिस टहनी पर ज्यादा फल है तो उसको ज्यादा गुरूर होना चाहिए, मेरे पास बहुत सारे फल है, गुरूर होना चाहिए। लेकिन उसके पास गुरूर नहीं रहता है, वो झुकी हुई रहती है, नम्रता होती है उसके भीतर, एक बोइंग एटीट्यूड होता है उसके अंदर। तो दोस्तों इस बोइंग एटीट्यूड के साथ रहिए। मैं सही हूं इस धारणा में अगर हम लोग लगे रहेंगे ना, तो आप गलत हो ये साबित करने के लिए हजारों लोग आपके पीछे पड़े होंगे, पड़े रहे होंगे, ध्यान में रखिएगा। तो मैं सही हूं का चक्कर छोड़ दीजिए, ट्रेनिंग में बैठिए, अपने टीम को बिठाइए, अपने लोगों को बिठाइए। भाई एक मुझे एक बात बताइए यार, मैं बहुत थोड़ा सा ना एक कवि आदमी हूं ना, तो बहुत ज्यादा इमोशनल कभी कभी कुछ बातों को लेता हूं। आप मुझे बताइए, जहर अगर मैं दोस्त के हाथ से खाऊंगा तो क्या वो अमृत बनेगा? और अमृत अगर मैं दुश्मन के हाथ से खाऊंगा तो क्या वो जहर बनेगा? कुछ बदलाव नहीं होता है। जहर जहर ही होता है, चाहे किसी के भी हाथों से खाओ। अमृत अमृत ही होता है, चाहे किसी के भी हाथों से खाओ। जब यहाँ पर ज्ञान बांटा जा रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो हर लीडर ने अपने लीडर्स को, अपने टीम को योद्धा बनाना चाहिए, ताकि आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाए। चाहे फिर ट्रेनिंग देने वाला कुमार हो, विनोद सर हो, अरविंद सर हो, गोपा मैडम हो, या ऋषिकेश सर हो, या कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि मेरे टीम से ज्यादा लोग ट्रेनिंग में बैठे, मेरे टीम के लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेन हो और बिजनेस करे और ग्रोथ वो करे। सिंपल है। तो दोस्तों बस मैं यही चाहूंगा कि इत्मीनान से, साफ दिल से, जैसे मैंने कहा आपको कि कड़वी जबान हो तो चलेगा लेकिन दिल में मिठास होनी चाहिए। और आपको एक बात बता दूं, सफलता जरूर मिलती है, बस कोशिश जारी रखनी चाहिए। क्योंकि जो कोशिश करते रहता है वो जिंदगी में कभी असफल नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, जो कोशिश नहीं करता कहीं ना कहीं रुक जाता है, इसीलिए उसको सफलता नहीं मिलती। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सफलता ही है, असफलता होती ही नहीं है। वो कहते हैं ना, मेरा ये ट्रेडमार्क लाइन है, देर इज नो फेल्यूर इन द वर्ल्ड, there is no failure in the world, but when we could not get the success, that's called failure। मतलब पूरे संसार में असफलता नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं है। जब हम सफल नहीं बन पाते तब उसे असफलता कहते हैं। इसी के साथ इस सेशन को यही खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे आपने सुना तहे दिल से। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विश ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस। थैंक यू सो मच एंड जय विजय। धन्यवाद।